वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। पशुपांचल लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुरादाबाद पहुंच करके जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पर्चा बनवाने वाली खिड़की समय से पहले बंद होने पर जिला अस्पताल के स्टाफ पर नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही सीएमएस के कैबिन में पहुंच करके बीजेपी सांसद ने सीएमएस को चेतावनी दी, एयर कंडीशन में बैठने की जगह अस्पताल में घूमकर अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों की होने वाली समस्याओं का निदान करें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने इमरजेंसी में पहुंचकर मरीजों का हालचाल भी जाना। वहीं बीजेपी सांसद के जिला अस्पताल पहुंचने पर हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान बीजेपी सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में बहुत खामियां मिली हैं, इसके लिए सीएमएस को चेतावनी दी गई है। मैं खुद लाइन में लगकर पर्चा बनवाने गया था, जहां समय से पहले ही खिड़की को बंद कर दिया गया। इन सभी के लिए सीएमएस को इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। एक सरप्राइज विजिट था, लोगों के से रूबरू होकर पूछना चाहते थे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है हॉस्पिटल में आके। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकार सुविधाएं देती है और जिसकी उनको अपेक्षा रहती है, क्या वो मिल रही है कि नहीं, दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं, अटेंशन मिल रहा है, डॉक्टर है कि नहीं, लाइन बहुत लंबी लग रही है, लोगों को वो सुविधा होनी चाहिए कि लाइन नहीं। तो मैंने इसके बारे में यहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे बात की है और जो लोगों ने अपनी कठिनाइयों के बारे में कहा है उससे अवगत कराया है और उनसे ये भी कहा है कि आगे ऐसे ध्यान रखें कि आम नागरिक हो, इसको कोई इस तरह की तकलीफ ना हो और बेहतर से बेहतर जो इलाज हो सके जनता का वो यहाँ। यूपी के शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे, जिन्होंने जलालाबाद भगवान परशुराम जन्मस्थली का निरीक्षण करते हुए उसे पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की। इस घोषणा से जलालाबाद सहित समस्त जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं कई दशकों से उठ रही इस मांग को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद की मौजूदगी में पूरा किया गया। वहीं पर्यटन मंत्री इसके बाद शहर की विरासत घाट स्थित हनुमान धाम पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वे शहीद संग्रहालय और शहीद उद्यान पार्क भी निरीक्षण करने पहुंचे। आज पर्यटक स्थल घोषित हुआ है। बाकी का माने मंत्री आप दीजिए, इधर आप रहा अब जी बड़े भाई के निर्देशानुसार आज हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में महाराजा अपने परशुराम साहब का भगवान परशुराम जी के जो स्थल है उसको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का आज घोषणा की गई है। अधिकारियों की टीम हम लोग भेजेंगे, पूरा व्यापक रूप से सर्वेक्षण और उसके लिए प्रयोग तैयार होगा। आगे की विकास की परियोजनाएं स्वीकार की जाएंगी और साथ ही साथ उसमें बड़े भाई का पूरा सहयोग रहेगा, पीडब्ल्यूडी का पूरा सहयोग रहेगा। वहाँ का जो छोटा सकरा सा रास्ता है उसको भी विकसित करने का माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री के द्वारा प्रयास कराया और बाकी सब संरक्षण माननीय बड़े भाई कराएगा। आज माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर जी का आगमन शाहजहांपुर जनपद में हुआ और सर्वप्रथम जो मंत्री के रूप में पर्यटन मंत्री के रूप में हुआ है वो परशुराम जी की जन्मस्थली में उनका वहाँ को एक पर्यटन स्थल विकसित करने के रूप में प्रारंभिक घोषणा की गई है, जिसके अनुसार विभाग के अधिकारी आके पूरा सर्वेक्षण करेंगे और रूपरेखा तैयार करेंगे, ताकि इस क्षेत्र की और इस पूरे इलाके की जो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जयवीर सिंह जी का कि उन्होंने ये हम लोगों की वहीं बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र के बरवाला गांव की गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ बागपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बदमाश की 1,18,00,000 रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क की। बता दें कि डीएम हरिद्वार के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए रमाला थाना पुलिस ने यशपाल तोमर की कृषि भूमि और 2 प्लॉट कुर्क किया है। इस क्रम में सीओ बड़ौत भारी पुलिस बल लेकर के गांव पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई की। मामले में सीओ बड़ौत युवराज सिंह ने बताया कि संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और इसका प्रशासन तहसीलदार बड़ौत है। इतना ही नहीं, कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस ने गांव में ऐलान कर कुर्की की जानकारी दी। बता दें कि गैंगस्टर यशपाल तोमर रमाला थाना क्षेत्र के बरवाला गांव का रहने वाला था, जिसे एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और हरिद्वार में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
दिनांक 25/7/2022 को जिलाधिकारी हरिद्वार उत्तराखंड महोदय के आदेशानुसार धारा 14(1) उत्तर प्रदेश द्रोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम बनाम यशपाल तोमर पुत्र महेंद्र तोमर निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी जीवन पड़परजगन दिल्ली के आदेश के अनुपालन में ग्राम बरवाला में स्थित खसरा 336 खसरा नंबर 324 और खसरा नंबर 334 कुल भूमि लगभग 12.477 हेक्टेयर अनुमानित कीमत 90 लाख रुपए को कुर्क किया गया है। तो यशपाल तोमर की संपत्ति कुर्क भी की गई। वहीं आपको बता दें डीएम हरिद्वार के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था यशपाल को और उसके बाद भूमाफिया की 1.818 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। वहीं आपको बता दें पुलिस द्वारा पूरे गांव में इसकी जानकारी भी दी गई कि इतनी जमीन जो है इसकी कुर्क की गई है, जिसके बाद अब अपराधियों में खौफ का भी मंजर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो काफ़ी सतर्क उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है और अपने इस सतर्कता में कई सारे ऐसे माफिया हैं, कई सारे ऐसे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार भी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, जहां भूमाफिया की 1.8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई और इसकी जानकारी भी पूरे गांव में दी गई कि किस तरह से ये कुर्क की गई है। डीएम हरिद्वार के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है, जहां एसटीएफ ने दिल्ली से यशपाल को गिरफ्तार किया और उसके बाद हरिद्वार में जाकर के उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया। तो यशपाल तोमर की संपत्ति कुर्क की गई है। तो यूपी के बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूमाफिया की 1.8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, जिसमें पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता में पहुंचे उसके बाद से ही पूर्णतः तरीके से ये चीज़ देखी जा रही है कि किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है और पुलिस के अलर्ट मोड पर आने के बाद से माफियों में खौफ का मंजर भी देखने को मिल रहा है। बहुत से ऐसे आरोपी भी सामने आए जिन्होंने खुद ही आकर के सरेंडर कर दिया और खुद अपना जुर्म भी कबूलते नजर आए। इसके बाद भी पुलिस द्वारा पूरी चेकिंग अभियान चलाई जा रही है और हर एक आरोपी पर, हर एक अपराधी पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। कई सारे मुठभेड़ भी इस बीच सामने आए हैं, जिसके द्वारा पुलिस के हाथ सफलता मिलती उस वक्त भी नजर आई और एक बार फिर से पुलिस के हाथ सफलता मिली है पुलिस को, जहां देखा गया कि भूमाफिया को पकड़ा गया, जो कि 1.18 करोड़ की संपत्ति भी उसके कुर्क की गई। यशपाल तोमर इस अपराधी का नाम था जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ अमित सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमित, किस तरह की आगे की कार्रवाई देखी जा रही है इस विषय में? जी मैम, आपको बता दें मैम, भूमाफिया है, इसका पैतृक जो निवास है वो बागपत के बरवाला गांव में पड़ता है। अभी उत्तराखंड में भी हरिद्वार में इसकी 153 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और वहीं के जो जिलाधिकारी हैं उन्हीं के आदेश पर आज यहाँ पे बागपत पुलिस ने भी एक्शन में आई है और यहाँ के जो इनका पैतृक गाँव है बरवाला गांव पड़ता है, उसमें इनकी 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें 90 लाख रुपए हेक्टेयर की भूमि है मैम और 8 लाख रुपए कीमत का एक वर्ग प्लॉट है और 20 लाख रुपए का एक दूसरा प्लॉट शामिल है। देखिए, इस भूमाफियों को पकड़ने में जो पुलिस की ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, इसके बाद भूमाफियों में किस तरह का खौफ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ और भी खबर सामने आई है सरेंडर की इसके बाद से? जी मैम, आपको बता दें वैसे इसको यशपाल जो भूमाफिया है यशपाल तोमर, इनको दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था एटीएस के साथ में मिलकर और इसके बाद में बागपत जनपद के जो भूमाफिया है उनमें भी काफी खलबली देखने को मिल रही है, जिन पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। एसपी से बात हुई है जैसी, उन्होंने भी बताया है कि उनकी लिस्ट तैयार की गई है और जल्दी उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल अमित, देखिए ये भी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि पुलिस द्वारा पूरे गांव में ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से उसकी जमीन को कुर्क किया गया है, तो इसके बाद से गांव वालों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मैम बता दें आपको कि गांव में जो स्थानीय निवासी हैं उनके
ये इनका कम ही आना जाना था यशपाल बरवाला का। ये जो मूल रूप से वहीं पे रहते थे उत्तराखंड में, यहाँ पे केवल नगर पंचायत के जो जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हुए थे उसको लड़ने के लिए यहाँ पे आए थे। उसके बाद में इनका दबदबा यहाँ पे काफी देखने को मिला और इस तरह की जो कार्रवाई आज पुलिस ने अंजाम दी है, उसके बाद में ग्रामीणों का भी कहना है कि इन्होंने जो संपत्ति अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, ये बहुत बिल्कुल ठीक अंजाम दिया गया पुलिस द्वारा। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन यहां से सीधे आपको पहले लिए चलते हैं दिल्ली, जहां रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करते हुए। तो रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण मनाया जा रहा है, जहां पीएम ने 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं मुख्य अतिथि। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ओआरएफ के सहयोग से ये पूरा जो संस्करण है वो मनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसका उद्घाटन करते हुए नजर आए। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां मेरठ जिले में डीएम दीपक मीना ने नौचंदी मेले के संबंध में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान डीएम दीपक मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि नौचंदी मेले में विशेष सुरक्षा रहेगी और नौचंदी मेले में हर सरकारी विभाग का स्टॉल होगा, जिसमें ओपी का भी स्टॉल लगेगा। बता दें कि जिला पंचायत सभागार में इस बैठक का आयोजन हुआ। तो यूपी के मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओडीपी का भी स्टॉल लगेगा। दीपक मीना द्वारा ये जानकारी दी गई। डीएम ने नौचंदी मेले का बताया यहां पर, जहां नौचंदी मेले में विशेष सुरक्षा भी रहेगी। वहीं मेरठ जिले में डीएम मीना ने नौचंदी मेले के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया। इसी बैठक में सभी विषय पर चर्चा की गई कि इस दौरान किस तरह की व्यवस्था रहेगी, इसकी भी जानकारी उनके द्वारा दी गई। वहीं आपको बता दें, नौचंदी मेले में हर सरकारी विभाग का स्टॉल भी होगा, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ओटीपी का भी स्टॉल उसमें लगेगा, जिसमें जिला पंचायत सभागार में इस बैठक का, उसी के उपलक्ष्य में ये बैठक आयोजन किया गया, जहां बैठक में सभी विषयों पर चर्चा की गई कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, कौन कौन से विभाग हैं जिनके स्टॉल्स लगाए जाएंगे, और ओटीपी को बता दें उसका भी स्टॉल लगाया जाएगा। वहीं नोएडा के राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रदेश सरकार की तरफ से करीबन 500 से अधिक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया। आपको बता दें कि नोएडा के राजकीय डिग्री कॉलेज में नोएडा से विधायक पंकज सिंह और कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से 500 से अधिक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किए गए, ताकि छात्र भविष्य की तैयारियां बढ़िया तरीके से कर सकें। वहीं ये भी आपको बताते चले कि लगातार प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल व्यवस्था पर ध्यान लगा रही है, और इसी क्रम में नोएडा के डिग्री कॉलेज में 501 स्मार्टफोन छात्राओं को वितरित किए गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने विपिन हत्याकांड का खुलासा किया। बता दें कि 19 अप्रैल को युवक घायल अवस्था में मिला था, जिससे पुलिस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, लेकिन उपचार के दौरान विपिन की मौत हो गई थी। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि आरोपी ने बहन से बात करने को लेकर के युवक के सिर पर डंडा मारा था। इस मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं बिजनौर में स्कूलों के अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की और उनके खिलाफ एक चेकिंग अभियान भी चलाया। चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग ने 226 वाहनों में से 141 स्कूली वाहनों को अनफिट पाया। एक स्कूली वाहन को भी सीज कर दिया। बता दें कि बिजनौर के नुमाइश मैदान में वाहनों की जांच की गई। मथुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी हरेंद्र राणा को छुड़ाने आए 6 बदमाशों का प्लान नाकाम कर दिया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर मथुरा पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर बदमाशों को धर दबोचा। बता दें कि इन बदमाशों की प्लानिंग पेशी के दौरान
पुलिस पर हमला कर उनके हथियार लूट करके अपराधी को छुड़ा ले जाने की थी। इससे पहले ही पुलिस ने उनका प्लान फेल कर दिया। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 3 तमंचे और 19 कारतूस, कार और बाइक बरामद की। ये पूरा गैंग कल मथुरा में आया था, परंतु घटना करने से पहले ही पुलिस को इस चीज़ की जानकारी हुई। पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई, मॉक ड्रिल भी कल हमारे यहाँ चल रही थी और इस पूरे गैंग के 6 मेंबर्स को एक सफल ऑपरेशन के तहत अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम अतुल राणा जो कि इस अपराधी की बुआ का बेटा है, विनय यादव जो कि पहले से अपराधी रहा है, आगरा का रहने वाला है, विक्रम जो कि आगरा का रहने वाला पूर्व में अपराधी रहा है और हरिंदर के साथ भी जेल में बंद रहा है। इसका साथी शादाब पिंटू जो कि ग्वालियर का रहने वाला है और ये भी हरिंदर राणा के साथ जेल में बंद रहा है, और एक रवि पुत्र हुक्म सिंह जो कि हाथरस का रहने वाला है। इन 6 को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से अवैध असले बरामद हुए हैं। एक होंडा सिटी कार जिससे ये अपराधी आए थे वो बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल जो अपराधियों के आने के लिए इस्तेमाल हुई थी वो बरामद हुई है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में ग्रामीणों ने बिजली के टूटे खंभे को बदलवाने के लिए बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से इन खंभों को बदलवाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं बिजली के खंभे को बदला गया। पूरा मामला सलारपुर पलवाड़ा अड्डे गांव का है, जहां पर हर वक्त वाहनों का और लोगों का आवागमन रहता है। यहाँ करीबन 11,000 बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, जिसके चलते किसी भी समय कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। ट्रांसफार्मर टूटा हुआ है, कई दफा अप्लाई कर दी, सब फोटो भी ले गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और यूं ऊपर 11,000 है, पब्लिक मर जाएगी। जो सिग्नल है ये मर जाएंगे। जिस दिन पोल टूट जाएगा उस दिन ये मर जाएंगे। 2, 4, 10, 20 मरेंगे। परेशानी ये है, इसमें 11,000 तो ऊपर लाइन है जी, और खंभा भी यहाँ का टूट गया, ये भी उल्ला वाला भी, ट्रांसफार्मर का पूरा जोड़ा है। किसी दिन इतना तगड़ा हादसा होएगा, बात खराब ही हो जाएगी ज़्यादा। यहाँ शिकायत करी है कई बार करी है, पर कोई सुनाई नहीं है दिक्कत। बदायूं की अलग अलग 2 जगहों पर 4 बच्चे गंगा में डूब गए, जिसमें 2 के शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि गंगा में नहाने के दौरान ये बच्चे गंगा में डूब गए, जिसमें 2 बच्चे का शव गंगा से बाहर निकाल लिया गया। वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। वहीं कासगंज में तेज रफ्तार बाइक सवार ने किसान को टक्कर मार दी। इस दौरान किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि किसान खेत से अपने घर वापस जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट रही है। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संभल में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला संभल के थाना कैला देवी के गांव नूरपुर का है, जहां 2 ट्रकों की आमने सामने से भीषण टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि एक ट्रक के कैबिन के परखच्चे उड़ गए। और इधर नोएडा में कोरोना की रफ्तार लगातार बरकरार है। बता दें कि जिले में 24 घंटे में कुल 98 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बीते 24 घंटे में 81 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 99,697 पहुंच गया है, जबकि कुल 98,586 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और 621 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। और बात अब करते हैं गाजियाबाद की, जहां 24 घंटे में कोरोना के कुल 49 नए केस सामने आए हैं। वहीं इसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 273 पहुंच गई है, जबकि यूपी में एक्टिव केस के मामलों में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।
वहीं जिले में संक्रमण दर 1.32% दर्ज की गई है। फिलहाल कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए लोग एक बार फिर टीकाकरण केंद्रों की तरफ दौड़ लगाने लगे हैं। केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने वालों की कतारें देखने को मिल रही है। इनमें बच्चे, किशोर, बड़े और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। सीएमओ का कहना है कि संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क पहने और लक्षण दिखने पर जांच कराएं। वहीं यूपी के 4 जिलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। बता दें, जहां बागपत जिले में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक कार में आग लग गई। इस दौरान कार में सवार पिता पुत्री ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक दोनों लोनी से अपने गांव कार सवार जा रहे थे। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दूसरी खबर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट सी में मौजूद फैक्ट्री में आग लगने की है। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पुलिस बल की तरफ से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। तीसरी खबर यूपी के मेरठ जिले से है, जहां टीपी नगर की चंद्रलोक कॉलोनी में रसोई में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई और कुछ देर बाद ही गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। इस घटना के चपेट में आकर बच्चे, युवती समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। और चौथी खबर में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है, जहां बिजली की चिंगारी से गन्ने की फसल में अचानक से आग लग गई, जिसमें किसान का तकरीबन 8 बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया। इसमें पीड़ित किसान ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। तो चारों तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ये आग लगने की खबर सामने आई। ये सूचना इन्होंने यहाँ पर जो सिलेंडर की आग लगी है तो सूचना उनको अधिकारियों द्वारा मिली है और इन्होंने कहीं किसी भी अग्निशमन विभाग के किसी भी फायर स्टेशन को सूचना नहीं दी आग लगने की। इनके द्वारा बताया गया है, बाद में जब अधिकारियों द्वारा सूचना दी तो मौके पर आकर मेरे द्वारा देखा गया। इनके द्वारा ये मामला ये हुआ, अभी करीब 1-1.5 घंटा पहले हमारे पास फ़ोन गया कि भैया आपका ईंट फूक गया है। हम एकदम सब इकट्ठा, गाँव के भी लोग और भी लोग, हम भी साथ सब इकट्ठे होकर यहाँ पर आए तो हमने देखा आगे कि जो 11,000 की हमारे खेत के ऊपर को 11,000 की लाइन गई हुई है, वो तार अटैच होकर और एकदम नीचे मतलब में पतंगा गिर कर ईंट फूक गया हमारा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।